बात 1996 की है, जब फर्स्ट वुमेन रिजर्वेशन बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया। उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, लेकिन लोकसभा में बहुमत न होने के कारण यह बिल अप्रूव नहीं हो पाया। इसके बाद 1998 से लेकर 2003 तक 4 ऐसे मौके आए जब यह बिल लोकसभा में टेबल तो हुआ, परंतु असफल रहा। सब्सिक्वेंटली 2009 में फिर से यह चर्चा का विषय बना। परिणाम स्वरूप 2010 में कैबिनेट ने बिल को पास किया। उसके बाद इसे राज्यसभा में भी मंजूरी मिली, लेकिन यह लोकसभा में पेंडिंग रहा। 2014 में सरकार बदलती है और यह एक्सपेक्ट किया गया कि लोकसभा में यह बिल टेबल हो, परंतु तब से अब तक ठंडे बस्ते में ही रहा। रिसेंटली लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास कर वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 2023 को अमली जामा पहनाया। अब सवाल खड़ा होता है कि इस बिल में क्या प्रावधान हैं, यह राष्ट्र निर्माण में किस प्रकार से सहयोग करेगा, इसे इम्प्लीमेंट करने में कौन कौन से चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस को दूर करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, इन सभी बिंदुओं पर एक एक करके चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू डिकोडिंग वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं आमिर खान। सबसे पहले यह देखते हैं कि इस बिल के प्रमुख प्रावधान क्या क्या हैं। फर्स्ट, यह बिल आर्टिकल 330A को कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट करता है। इसके अनुसार वुमेन की सीट रोटेशन के आधार पर अलॉट की जाएगी। इसके अलावा SC/ST की रिजर्व सीट पर भी 1/3 सीटों पर SC/ST महिलाओं का अधिकार होगा। सेकंड, यह बिल आर्टिकल 332A को इंट्रोड्यूस करता है, जो वुमेन को प्रत्येक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी 1/3 रिजर्वेशन का वादा करता है। इस बिल के तीसरे बिंदु के रूप में आर्टिकल 239 क्लॉज AA को ऐड किया गया है। बेसिकली आर्टिकल 239 AA यूनियन टेरिटरी दिल्ली को कॉन्स्टिट्यूशनली एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शन के कंटेक्स्ट में स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 239 AA क्लॉज 2 को अमेंड किया गया है ताकि पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए न्यू वुमेन रिजर्वेशन बिल को NCT दिल्ली में भी लागू किया जा सके। फोर्थ, यह बिल आर्टिकल 334A के थ्रू कहता है कि अगले सेंसस के बाद ही यह रिजर्वेशन लागू होगा। सेंसस के आधार पर महिला सीट आरक्षित करने के लिए डिलिमिटेशन किया जाएगा। फिफ्थ, वुमेन के लिए रिजर्व सीट प्रत्येक डिलिमिटेशन के बाद रोटेट की जाएगी, जिसे कि पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए लॉ से निर्धारित किया जाएगा। अब चलते हैं इसके तीसरे पिलर की ओर कि महिला आरक्षण या वुमेन रिजर्वेशन राष्ट्र निर्माण में कैसे सहयोग करेगा। सबसे पहले बात यह है कि विमेन पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार 716 विमेन कैंडिडेट में सिर्फ 78 ही इलेक्ट हो सकी। दूसरे शब्दों में कहूँ तो हाफ ऑफ द ह्यूमन रेस की रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 14% है। अतः इस बिल के आने के बाद इस संख्या में निश्चित तौर पर इजाफा होगा। दूसरी बात, यह बिल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को रियलाइज करने का मौका देता है। उदाहरण के तौर पर आर्टिकल 15 क्लॉज 3 वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजंस का अवसर प्रदान करता है। अगर सरकार वुमेन्स रिजर्वेशन बिल लाई है तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन एब्लिगेशन को मीट कर पा रही है। सुप्रीम कोर्ट में रेवती बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस 1998 में भी वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन के प्रति प्रोत्साहित किया गया था। तीसरे पहलू पर अगर गौर करें तो सरकार का यह कदम इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बूस्ट करेगा। IMF की फॉर्मर MD क्रिश्चियन लगार्डे ने अपनी स्टडी में यह दावा किया था कि अगर मेन और वुमेन की
पार्टिसिपेशन सामान्य रूप से भारत में हो तो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ में लगभग 27% का इजाफा होगा। शायद यह भारत को 2025 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के माइलस्टोन तक पहुंचाने में मदद करेगा। इसके अलावा यह इलेक्शन में फेयर कंपटीशन को भी इंश्योर करेगा। बाकी के फील्ड की तरह पॉलिटिक्स भी कंपटीशन का फील्ड है। एट द एंड ऑफ द डे वुमेन को मेन से compete करना पड़ता है। ऐसे में बिना अफर्मेटिव एक्शन के वुमेन मेन के समक्ष compete नहीं कर पाएंगी, क्योंकि मेन के मुकाबले विमेन के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। अलॉन्ग विद दिस विमेंस रिजर्वेशन बिल 2023 इंट्राजेंडर इक्वालिटी इम्प्रूव करता है। जैसा कि हम जानते हैं, पैट्रियार्कियल सोसाइटी में विमेन एक वीकर सेक्शन है। ड्यू टू इंटरसेक्शनैलिटी इन जेंडर, एससी और एसटी की महिलाएं जनरल महिलाओं से ज़्यादा वल्नरेबल होती हैं। यह बिल एससी एसटी वुमेन को एससी एसटी की रिजर्व सीटों पर 1/3 रिजर्वेशन प्रोवाइड करने की बात भी करता है। 6th विमेंस रिजर्वेशन बिल 2023 वुमेन के बाकी स्फेयर्स को भी एम्पावर करता है। वर्ल्ड बैंक की स्टडी के मुताबिक पंचायत में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ने से उनके बाकी के स्फेयर्स में बार्गेनिंग पावर बढ़ गई है। सेम रिफ्लेक्शन सेंट्रल और स्टेट लेवल पर भी देखने को मिलता है। इसके अलावा वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 2023 गुड गवर्नेंस भी इंश्योर करता है। 2003 की एक स्टडी के मुताबिक पंचायत में वुमेन रिजर्वेशन की वजह से इलेक्ट हुई महिलाओं ने पब्लिक गुड पर ज़्यादा इन्वेस्ट किया, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वुमेन के कंसर्न से जुड़ा हुआ था। अमूमन सिमिलर ट्रेंड 2009 में स्टैंडिंग कमिटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस लॉ एंड जस्टिस की रिपोर्ट में देखने को मिलता है। एडिशनली यह डिसीजन मेकिंग को इंक्लूसिव बनाता है। अगर वुमेन की रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होगी तो वह अपने इश्यूज़ प्रायोरिटाइज और एडवोकेट कर पाएंगी। उदाहरण के रूप में जेंडर बेस्ड वायलेंस, वुमेन्स हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट इत्यादि की प्रायोरिटी डिसीजन मेकिंग को रोबस्ट और इंक्लूसिव बनाएंगे। अब आइए बात करते हैं इसके चौथे पिलर पर, यानी कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 2023 को लागू करने में क्या क्या चैलेंजेस या बाधाएं हैं। सर्वप्रथम, यह रिजर्वेशन सेंसस के बाद इफेक्ट में आ पाएगा, जिसकी वजह से इसकी इम्प्लीमेंटेशन में देरी होगी। इस आधार पर ऑपोजिशन के लीडर्स इसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। दूसरी ओर यह रिजर्वेशन मात्र 15 साल के लिमिटेड पीरियड के लिए है। जेंडर इनइक्वालिटी को पाटने के लिए शायद यह कम वक्त है। इसके अलावा यह भी कयास लगाया जा रहा है कि कहीं एससी एसटी रिजर्वेशन की भांति यह भी एक नेवर एंडिंग गेम ना बनकर रह जाए। इससे इस बात का डर है कि कहीं डेमोक्रेटिक प्रोसेस का पॉलिटिसाइजेशन ना हो जाए। अलॉन्ग विद दिस, इसमें फेडरल कंसर्न्स भी हैं। वुमेन के सीट रिजर्वेशन और रोटेशन के संदर्भ में पार्लियामेंट के बने कानून मान्य होंगे। ऐसे में स्टेट लेजिस्लेचर में वुमेन्स रिजर्वेशन पर स्टेट गवर्नमेंट पावरलेस महसूस करेगी। 5th, इसमें एक और प्रॉब्लम है। यह ओबीसी के अंदर वुमेन कोटा को इंक्लूड नहीं कर रहा है। 1996 में गीता मुखर्जी कमेटी ने भी ओबीसी कम्युनिटी में वुमेन रिजर्वेशन एक्सटेंड करने की बात कही थी। अब चलते हैं इसके अंतिम पिलर की ओर, अर्थात इन चुनौतियों को दूर करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। सबसे पहले इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग को स्ट्रेंथन करना चाहिए, ताकि विमेन रिप्रेजेंटेशन मेयरली रबर स्टैम्प बनकर न रह जाए। साथ ही साथ अवेयरनेस और एजुकेशन दोनों को बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे विमेन रिप्रेजेंटेशन को समाज में लेजिटिमेसी मिल सके। इस लेजिटिमेसी को और सुदृढ़ करने के लिए इलेक्टोरल प्रोसेस में रिफॉर्म की ज़रूरत है, जिससे जेंडर बाइस्ड रोल और सेफ इलेक्टोरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जा सके। अलॉन्ग विद दिस, अक्रॉस द पार्टी लाइन ओबीसी वुमेन इंक्लूजन के लिए इंक्लूसिव कंसल्टेंसी की ज़रूरत है। इसके अलावा 15 साल बाद
इस पॉलिसी का प्रॉपर असेसमेंट होना चाहिए, जिससे इसे पॉलिटिसाइजेशन से बचाया जा सके और देश की आबादी का आधा हिस्सा कहे जाने वाली महिलाओं का सर्वांगीण विकास किया जा सके। इस पूरे डिस्कशन में हमने इन 4 बिंदुओं पर बातें की। फर्स्ट, बिल के क्या क्या फीचर्स हैं। सेकंड, विमेन रिजर्वेशन से इंडिया को क्या बेनिफिट होगा। थर्ड, इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं। फोर्थ, इन चैलेंजेस से लड़ने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। Thank you so much for watching this video. To get PDF of this discussion, you can find the link of Telegram channel in the description below. And as we know, an idea needs propagation as much as a plant needs watering. Therefore, it's your duty to like, share and subscribe this channel. Quality contents are in line for you. We will meet next week with a new episode. Till then, God bless you all.